हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टी वाई बैफ का सेम सिक्स का एफएम के अप्रैल 2023 के क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले सम का सॉल्यूशन देखने वाले। ये आप लोग का लास्ट सम है एफएम का अप्रैल 2023 क्वेश्चन पेपर का। और ये जो सम है आप लोगों को हर साल, चाहे वो रेगुलर हो या फिर 80 केटी का पेपर हो, आप लोग को हर साल आता है। इधर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 में सी वाले में 7 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, या फिर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले में डायरेक्टली 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, वेराइज फ्रॉम द क्वेश्चन। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा तक, और सब्सक्राइब भी जरूर करना, जिसके बाद आप लोग को मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जाम या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम्स थ्रू माय चैनल हम लोग को मिल जाएगी, रिलेटेड टू ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, दैट इज एफएम, सीए, एफए एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये जो सम है आप लोग को मॉड्यूल नंबर 5, दैट इज वर्किंग कैपिटल वाले मॉडल, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस वाले मॉड्यूल से आया था। 7 मार्क्स के लिए आपको आया था। ये जो क्वेश्चन है, द फर्म हैज टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज 2 करोड़ एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 80 डेज। मतलब क्या, फर्म के टोटल क्रेडिट सेल्स कितना 2 करोड़ रुपीज का हुआ है। एक फर्म में जिसने कुछ भी अपना गुड्स वगैरह जो कुछ भी बेचा, कितना 2 करोड़ रुपीज ने उसने बेचा अपना गुड्स, इतने का उसका सेल हुआ। एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 डेज, यानी कि जब उसको डेटर से जो अमाउंट रिसीव करने थे, जिसने कस्टमर जिसने उसे खरीदा, जो कुछ भी गुड्स वगैरह खरीदा, कितने पीरियड में उसने पेमेंट किया, 80 डेज में उसने पेमेंट किया। 2 करोड़ रुपीज का उसने 80 डेज में डेटर्स ने फर्म को पेमेंट कर दी, 80 डेज। एंड इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 डेज, मतलब क्या, 80 डेज में उसको अमाउंट रिसीव हो डेटर से। बैड डेट्स आर अराउंड 1% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी कि मतलब क्या, ये जो इतना जो कुछ भी हुआ उसमें कितना बैड डेट्स, कितना 1% लगा क्रेडिट से। बैड डेट्स मतलब क्या, इरिकवरेबल डेट्स, जो कि डेटर से कुछ अमाउंट रिसीव नहीं होगा, कितना 1% उसको अमाउंट रिसीव नहीं हो क्रेडिट सेल पर, कितना 2 करोड़ पर उसमें को 1% अमाउंट पर रिसीव नहीं हो, यानी कि बैड डेट्स हो गया अमाउंट। The firm spends rupees 2,20,000 per year on administrative credit sale, मतलब क्या, फर्म का एक्सपेंस कितना, 2,20,000 रुपीज है हर साल का, ऑन एक्सपेंडिचर और एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट से, मतलब क्या, यानी कि फर्म का जो कुछ एक्सपेंडिचर पूरे साल का, कितना 2,20,000 का एक्सपेंडिचर है, जो कुछ भी स्टाफ को सैलरी देना होगा या फिर एसेट्स को मेंटेन करना होगा, जो कुछ भी, कितना, ये सपोज इतना 2 करोड़, तो सॉरी 2,20,000 रुपीज खर्चा हो गया हर साल। अ फैक्टर इज प्रिपेयर टू बाय फर्म रिसीवेबल, मतलब क्या, फैक्टर जो है, फैक्टर मतलब क्या है कि दूसरी फैक्टरिंग कंपनी रहती है, जैसे कि बायर रहता है, सेलर रहता है, बीच में ब्रोकर रहता है उनके, तो ऐसे फैक्टर बीच में रहता है, जैसे कि फर्म है, उसके बाद कौन है, फैक्टर है। तो फैक्टर इज प्रिपेयर टू बाय फर्म रिसीवेबल। फर्म रिसीवेबल मतलब क्या, जो फर्म का जो रिसीवेबल है, जो कुछ भी गुड्स वगैरह है, वो प्रिपेयर हो गया कि वो खरीदेगा ये रिसीवेबल्स फर्म से। He will advance receivable to the firm at 18% interest after keeping 10% reserve, मतलब जो ये फैक्टर जो है, जब ये फर्म से जो कुछ भी रिसीवेबल खरीदेगा, जितना भी रिसीवेबल खरीदेगा, वो उस पर कुछ एडवांस अमाउंट दे देगा टू द फर्म 18% इंटरेस्ट पर, यानी कि जो कुछ भी एडवांस अमाउंट उसको देगा, 18% इंटरेस्ट पर उसको एडवांस अमाउंट देगा। आफ्टर कीपिंग 10% रिजर्व, मतलब क्या, जो 10% है बाकी रखेगा, यानी कि जो कुछ भी उसका पेमेंट करना है उसमें से 10% नहीं करेगा। मतलब एडवांस मतलब क्या, 90% का वो एडवांस अमाउंट दे देगा, और जो 10% रिजर्व में रखेगा, यानी कि वो बाद में कभी उसका पेमेंट कर देगा। सजेस्ट वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर इन हाउस मैनेजमेंट ऑफ डेट और फैक्टरिंग सर्विस, यानी कि इसमें देख सकते हो ये दो टाइप के दिए हैं। एक द फर्म से लेकर क्रेडिट से तक आपको दिया है, ये आपका इन हाउस मैनेजमेंट टाइप का ही है। एंड द है द फैक्टर से लेकर जो ये रिजर्व तक है, ये आप लोग का फैक्टरिंग सर्विस का है, यानी कि हम लोग को इसमें बताना है कि कंपनी को किसके लिए जाना चाहिए। उसको इन हाउस मैनेजमेंट डेप्थ, यानी कि जिसको ले, जो कुछ उसका खर्चा होता है उसको वो ले लेना चाहिए, या फिर जो फैक्टरिंग सर्विस है वो लेना चाहिए। उसको किसको कितना कितना प्रॉफिट उसको होगा, किसमें, फैक्टरी सर्विस को कितना प्रॉफिट होगा, इन हाउस मैनेजमेंट को कितना प्रॉफिट होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको किस में जाना चाहिए, फैक्टरिंग सर्विस के लिए या फिर इन हाउस मैनेजमेंट डेप्थ के लिए। इन हाउस मैनेजमेंट डेप्थ मतलब क्या, ये जो कुछ मैंने अभी एक्सप्लेन किया, द फर्म से लेकर क्रेडिट से तक, ये आपका इन हाउस मैनेजर डेप्थ है। और जो द फैक्टर से लेकर रिजर्व तक है, वो आपका फैक्टरिंग सर्विस का है। एज्यूम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज एज्यूम टू बी 360 डेज, मतलब क्या, पूरे साल हम लोग कितना 360 डेज लेने हैं, इसमें यहाँ पर अज्यूम करना है फॉर सॉल्विंग दिस सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 4 का सी वालेगा। रिसीवर्स, हम लोग को रिसीवर्स की निकालना क्यों जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर क्या बोला गया, बैड डेब्ट्स अराउंड 1% क्रेडिट सेल, द फर्म स्पेंड रुपीज 2,20,000 पर ईयर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट सेल। ये जो आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया ना, द फर्म से लेकर, मतलब उसको जो है 2 करोड़ रुपीज का क्रेडिट सेल्स हुआ था, और उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना, 80 डेज में उसने एवरेज कलेक्शन पीरियड के में पेमेंट कर दिया डेटर ने फर्म को। तो मतलब हम लोग को रिसीव अमाउंट निकालना है, यानी कि बेस्ड ऑन दिस क्रेडिट सेल एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, हम लोग यहाँ पर क्रेडिट सेल्स और रिसीवर्स का अमाउंट निकालना है, यानी कि फर्म को कितना अमाउंट रिसीव और डेटर से टोटल। सो विल कैलकुलेट दिस, दैट इज, इसका फॉर्मूला आता है रिसीवर्स इज इक्वल्स टू
क्रेडिट सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय कितना बोला गया हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में, एज्यूम नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज एज्यूम टू बी 360, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने 360 डेज हम लोग को यहाँ पर लेने। क्रेडिट सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360, ऑलवेज में ये आपका फॉर्मूला है। जब भी हम लोग रिसीवेबल का अमाउंट निकालते हैं, यानी कि फॉर्म को कितना अमाउंट रिसीव और टोटल उसका अमाउंट जब हम लोग निकालते हैं, तो हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। रिसीवेबल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360 आपका फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग रिसीवेबल अमाउंट। तो कितना आएगा, क्वेश्चन हम लोग क्रेडिट सेल दिया गया, दैट इज अ फॉर्म है टोटल क्रेडिट सेल रुपीज 2 करोड़, ये उसका क्रेडिट सेल टोटल टोटल अमाउंट कितना है 2 करोड़ उसका क्रेडिट सेल है। और क्या बोला गया, इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना 80 डेज है, और नंबर ऑफ डेज कितने 360 हम यहाँ पर एज्यूम कर चुके थे। तो कितना आएगा, रुपीज 2 करोड़ इंटू 80 डेज एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360 डेज, कितना मिलता है 44,44,444 अमाउंट के अंदर उसको कितना अमाउंट रिसीव हुआ फॉर्म को, रुपीज 44,44,444 अमाउंट उसको रिसीव हुआ डेटा से। रिजर्व अगेन रिसीवेबल फैक्टर्स, ये हम लोग क्यों निकाल रिजर्व अगेन रिसीवेबल फैक्टर्स, बिकॉज मतलब क्या फर्म ने जब फैक्टर ने जब रिसीवेबल खरीदा फर्म से, तो उसने क्या बोला, मैं एडवांस में कुछ अमाउंट दे दूंगा, बट आफ्टर कीपिंग 10% रिजर्व, मतलब क्या 10% वो रिजर्व अमाउंट रखेगा, यानी कि इतने का पेमेंट वो बाद में करेगा। तो हम लोग इसके बेस पर उसको रिजर्व का अमाउंट निकालना है, दैट इज रिजर्व अगेंस्ट रिसीवेबल बाय फैक्टर्स, दैट इज कितना, उसको कितना फर्म को रिसीव अमाउंट 44,44,044 अमाउंट उसको रिसीव इंटू 10% करेंगे, बिकॉज अब हम लोग क्या रिजर्व अमाउंट निकालना है कि रिजर्व अमाउंट कितना है फैक्टर के पास, उसको फैक्टर को बाद में रिजर्व अमाउंट कितना पे करना है। तो कितना आएगा, दैट इज 44,44,444 इंटू 10% कितना होता है, दैट इज 4,000, सॉरी 4,44,444 अमाउंट। तो यानी कि मतलब रिजर्व अमाउंट कितना है, ₹4,44,444 अमाउंट उसको रिजर्व है, यानी कि फैक्टर को बाद में इतना अमाउंट पे करना है फर्म को रिसीवेबल खरीदने के तौर पर। फिर आता है एडवांस पेएबल बाय फैक्टर, अभी हम लोग क्वेश्चन में किधर भी क्लियरली मेंशन किया है, क्या बोला गया है, ही विल एडवांस रिसीवेबल टू दी फर्म एट 18% इंटरेस्ट आफ्टर कीपिंग 10% रिजर्व। हम लोग क्या बोला गया है, उसने जो है फर्म को एडवांस अमाउंट दे दिया, बट आफ्टर कीपिंग 10% रिजर्व, मतलब 90% एडवांस अमाउंट दे चुका होगा। तो यहाँ पर हम लोग को उसके बेस पर एडवांस अमाउंट निकालना है, कि मतलब हम लोग ने रिजर्व अमाउंट निकाल चुके थे ना, तो हम लोग को उसके बेसिस पर हम लोग को एडवांस अमाउंट निकालना है कि उसका इतना रिजर्व बाकी है, और फर्म को इतना अमाउंट रिसीव हो चुका है डेटा से, तो उसके बेस पर हम लोग एडवांस अमाउंट निकाल सकते हैं इजीली। दैट इज कितना आएगा, रिसीवेबल्स बाय रिजर्व, रिसीवेबल्स माइनस रिजर्व। रिसीवेबल मतलब क्या, फर्म को जितना अमाउंट रिसीव दैट इज 44,44,444 अमाउंट को रिसीव हुआ, सी हुआ यहाँ पर डेटा से, एंड रिजर्व यानी कि फैक्टर को कितना बाद में पेमेंट करना है, 10% उसको पेमेंट करे तो बाद में, तो कितना 4,44,444 अमाउंट बाद में पेमेंट कर देगा फर्म को। तो कितना आएगा, यानी कि उसने एडवांस अमाउंट कितना पे किया अब तक, उसने यहाँ पर एडवांस अमाउंट दे चुका है फर्म को फॉर बाइंग रिसीवेबल, तो कितना उसने एडवांस अमाउंट दिया, दैट इज 44,44,444 माइनस 4,44,444 इज इक्वल टू कितना 40 लाख अमाउंट उसने एडवांस अमाउंट पे कर चुका है फर्म को फॉर बाइंग रिसीवेबल। और यहाँ पर उसका फॉर्म आपको बोला गया, ही विल एडवांस रिसीवेबल टू द फर्म एट 18% इंटरेस्ट आफ्टर कीपिंग 10% रिजर्व, मतलब क्या, उसने जो एडवांस अमाउंट जो पे किया था फर्म को, उसने 18% इंटरेस्ट लगाया था, यानी कि इतना अमाउंट इतना 18% इंटरेस्ट लगा के उसने फर्म को एडवांस अमाउंट पे किया था फॉर बाइंग रिसीवेबल। सो विल कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट अमाउंट, तो कितना आएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन एडवांस पे एडवांस बाय फैक्टर। एडवांस अमाउंट हम लोग कितना मिला है 40 लाख आपको मिला है, और इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट आपको कितना दिया गया 18% दिया गया 80%। विल एंटर दैट इज कितना आएगा, इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन एडवांस बाय फैक्टर, कितना एडवांस अमाउंट है उसका, एडवांस अमाउंट इंटू इंटरेस्ट रेट इंटू 80 डिवाइड बाय 360, 80 डिवाइड 360, तो कितना आएगा एडवांस अमाउंट कितना है 40 लाख उसने अमाउंट पे कर दिया फर्म को फॉर बाइंग रिसीवर्स। सो 40 लाख इंटू इंटरेस्ट रेट है 18%, सो 40 लाख इंटू 18% इंटू कितने एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना 80 डेज, यानी कि डेटा से इसको कितना 80 डेज में रिसीव होता है फॉर्म को, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने 360। सो क्या आएगा 80 डिवाइड बाय 360, दैट इज 40 लाख इंटू 18% इंटू 80 डिवाइड बाय 360, कितना अमाउंट मिलता है, दैट इज 1,60,000 रुपीज, यानी कि उसने जो है एडवांस अमाउंट को फॉर्म को पे कर दिया, और साथ साथ इंटरेस्ट अमाउंट कितना 1,60,000 का अमाउंट उसने एडवांस अमाउंट पे कर दिया, सॉरी इंटरेस्ट अमाउंट पे कर दिया एज इंटरेस्ट अमाउंट टू फॉर्म फॉर बाइंग रिसीवेबल इन एडिशन टू द एडवांस अमाउंट। फिर आता है नेट अमाउंट ऑफ एडवांस, नेट अमाउंट ऑफ एडवांस क्यों, बिकॉज यहाँ पर उसने एडवांस अमाउंट पे कर दिया, और इंटरेस्ट उसने कितना उस पर लगाया, कितना लगाया, दैट इज 40 लाख रुपीज का उसने ये लगाया, सॉरी 40 लाख उसको इसका एडवांस अमाउंट उसने पे कर दिया था फर्म को। इंटरेस्ट रेट उसने कितना लगाया 1,60,000 उसने इंटरेस्ट रेट लगाया, तो क्या आएगा एडवांस माइनस इंटरेस्ट निकालेंगे, मतलब उसने अब तक एडवांस अमाउंट कितना पे किया। अभी जब उसने फर्म से कुछ खरीदा, तो फर्म को उसको कुछ तो इंटरेस्ट अमाउंट पे कर इंटरेस्ट देना पड़ा होगा, तो यहाँ पर उसने कितना अमाउंट एडवांस अमाउंट को पे करना पड़ा फर्म को फॉर बाइंग रिसीवर, दैट इज एडवांस माइनस इंटरेस्ट कितना आएगा, एडवांस अमाउंट हम लोग कितना मिला था 40 लाख आपको एडवांस अमाउंट मिला था, सो 40 लाख माइनस इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 1,60,000, सो 40 लाख माइनस
1,60,000 आपका एडवांस अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट है। सो 40 लाख माइनस 1,60,000, तो उसको टोटल एडवांस अमाउंट कितना पे करना पड़ा? दैट इज 38,40,000। उसने फर्म से जो कुछ भी बात किया, फर्म ने बोला मैं तुमको 18% का इंटरेस्ट दूंगा फॉर बाइंग रिसीवेबल, तो यहाँ पर उसको कितना एडवांस अमाउंट पे करना पड़ा फॉर बाइंग रिसीवेबल्स इन एडिशन टू द एडवांस अमाउंट। तो कितना? 40 लाख माइनस 1,66,000 कितना मिलता है? 38,40,000। उसने 38,40,000 अमाउंट उसने एडवांस अमाउंट पे के तौर पर उसने पे कर दिया फर्म को फॉर बाइंग रिसीवेबल्स। फिर अभी हम लोग को क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। बिकॉज यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लोग फैक्टरिंग निकालते हो, आप लोग क्या बोला क्वेश्चन में? सजेस्ट वेदर द कंपनी शुड ऑफर इन हाउस मैनेजमेंट और फैक्टरिंग सर्विस। अभी हम लोग को इसमें फैक्टरिंग निकालना जरूरी, कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, बिकॉज हम लोग को दिखाना है कि फैक्टरिंग सर्विस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर इन हाउस मैनेजमेंट डेप्थ। तो हम लोग को फैक्टरिंग फैक्टरिंग की वैल्यू निकालनी रहेगी। और ऑलवेज में जब भी आप लोग फैक्टरिंग की वैल्यू निकालते हो, तो आप लोग को दो चीज क्वेश्चन में देखनी रहती है कि आप लोग क्वेश्चन में दो चीज दी गई कि नहीं, फैक्टर का इंटरेस्ट और फैक्टर कमीशन। यानी कि मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले आपको बताया था, बायर रहता है, सेलर रहता है और बीच में ब्रोकर रहता है। तो फैक्टर मतलब एक तरह के बीच में ब्रोकर ही है। बिकॉज लेकिन हम लोग यहाँ पर कुछ इसमें सेलर को लेना ही नहीं, यहाँ पर आपको एज्यूम ही नहीं करना सेलर है। तो फैक्टर जब फर्म जब इसको फैक्टर को बेचेगी, तो फैक्टर भी किसी और को बेचेगा ही। तो यहाँ पर जो है फैक्टर भी कुछ कमीशन को चार्ज करता है फर्म को कि मुझे इतना परसेंट कमीशन चाहिए, और इतना इंटरेस्ट रेट लगाता है। तो अब उसने कितना 18% का उसने इंटरेस्ट लगाया, यानी कि इसको इतना इंटरेस्ट रेट चाहिए था, 80% का उसको इंटरेस्ट रेट चाहिए था। तो ये हम लोग को इंटरेस्ट रेट मिल चुका है, इंटरेस्ट अमाउंट मिल चुका है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कमीशन कुछ मेंशन नहीं किया, यानी कि उसने कमीशन अमाउंट से चार्ज ही नहीं किया फर्म से, फैक्टर ने। तो यहाँ पर क्या होगा? दैट इज हम लोग का कॉस्ट ऑफ फैक्टरी निकालना जरूरी है। जब भी आप लोग फैक्टरी निकालते हो, तो आप लोग को दो चीज लेनी है, दैट इज फैक्टर कमीशन और फैक्टर का इंटरेस्ट। सो हम लोग का पर क्वेश्चन में कमीशन कुछ दिए नहीं गए, सो विल ओनली कंसिडर द फैक्टरिंग इंटरेस्ट। दैट इज कितना मिला हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट? इंटरेस्ट ऑन एडवांस बाय फैक्टर, फैक्टर को कितना इंटरेस्ट एडवांस अमाउंट मिला? दैट इज 1,60,000 रुपीज का इसको इंटरेस्ट अमाउंट मिला। तो यहाँ पर ये आपका कॉस्ट ऑफ फैक्टरी रहेगा, बिकॉज हम लोग को क्वेश्चन में कमीशन कुछ बोला नहीं गया। अगर आपको क्वेश्चन में कमीशन का भी बोला जाता, तो आप लोग इंटरेस्ट और कमीशन दोनों को ऐड करते, जिससे आपको फैक्टरिंग की वैल्यू मिलती। बट यहाँ पर आपको ओनली इंटरेस्ट अमाउंट मिला है, सो विल एंटर दैट ओनली एज अ कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग अमाउंट। तो क्या आएगा? दैट इज इंटरेस्ट चार्ज बाय फैक्टर। कितना? 1,60,000 आपको मिला था, 1,60,000, विल एंटर दैट अमाउंट ओनली, दैट इज 1,60,000। तो टोटल कितना होगा कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग? कितना? 1,60,000 का आपको टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग हो गया। लेकिन ये जो हम लोग निकाले ना, ये आप लोगों का 80 डेज यानी कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, यानी कि जो पेमेंट रिसीव हुआ था फर्म को डेटर से, वो 80 डेज के अकॉर्डिंग हम लोग को है। लेकिन हम लोग को पूरे साल का निकालना है, बिकॉज मैंने आपको बताया, आपको बायर रहता है, सेलर रहता है, बीच में ब्रोकर रहता है। तो फैक्टर बीच में एक तरह का ब्रोकर है, वो भी किसी को बेचेगा। अब जब तक वो किसी को बेचेगा, तो कितना टाइम लगेगा? तो इसलिए हम लोग को पूरा एक साल का फैक्टरिंग का कॉस्ट निकालना जरूरी है, यानी कि उसको, बिकॉज फर्म को उतना टाइम तक उसको कमीशन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट अमाउंट पे इसको पे करता रहना पड़ेगा फैक्टर को। तो उसके बेस पर हम लोग यहाँ पर पूरे साल का फैक्टरिंग का कॉस्ट निकाला है। अभी जब तो हम लोग निकाला, वो हम लोग को जो 1,60,000 अमाउंट मिला, वो आप लोग को 80 डेज का मिला, बट हम लोग को टोटल 360 डेज का निकालना है। वी विल एंटर दैट ओनली, दैट इज विल फाइंड दिस नाउ। सो ये आएगा, दैट इज एज अ पर्टिकुलर इनर कॉलम अमाउंट एंड आउटर कॉलम अमाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग। टोटल कितने डेज नंबर हम लोग क्वेश्चन में दिए गए? 360 डेज दिए गए, वी विल एंटर दैट ओनली। तो यहाँ पर हम लोग को कितना 80 डेज का हम लोग कितना मिला कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग अमाउंट? 1,60,000 आपको वैल्यू मिली कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग की। सो हम लोग ये लेंगे, दैट इज एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 360 लेंगे, 360 डिवाइड बाई 80, डिवाइड बाई 80 से लेंगे, बिकॉज एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका 80 है। तो हम लोग, और ये जो हम लोग को मिला था, ये 80 डेज के अकॉर्डिंग मिला था, तो हम यहाँ पर इसलिए डिवाइड बाई 80 करेंगे, दैट इज 1,60,000 इंटू 360 डिवाइड बाई 80। आप लोग सोचेंगे हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ये क्यों नहीं ली? 1,60,000 इंटू 360, ये हम लोग नहीं ले सकते। हम लोग को 360 डिवाइड बाई 80 इसलिए करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग जो पहले का फैक्टरिंग का अमाउंट में निकाले, वो एवरेज कलेक्शन पीरियड के अकॉर्डिंग निकाले। तो हम लोग को डिवाइड बाई 80 करना जरूरी है। तो कितना आएगा? 1,60,000 आपको था कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ डेज 360 है, और एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 डेज है। सो 1,60,000 इंटू 360 डिवाइड बाई 80 कितना वैल्यू मिलती है? पूरे साल का कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग अमाउंट कितना निकला? 7,20,000। पूरे साल का कंपनी को कितना फैक्टरिंग अमाउंट पे करना पड़ेगा? 7,20,000 उसको पे करना पड़ेगा, जब तक वो फर्म को फैक्टर को रिसीव बेचता रहेगा, और जब तक फैक्टर उससे कमीशन या इंटरेस्ट उसे रिसीव करता रहेगा फर्म फ्रॉम। तो कितना? 7,20,000 का कंपनी को कितना खर्चा होगा पूरा कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग के लिए। फिर लेस आता है लेस सेविंग्स इन बैड डेब्ट्स। लेस सेविंग्स, सेविंग्स मतलब क्या? कंपनी को जो है, ये हम लोग जो निकाले फैक्टरिंग सर्विस के अकॉर्डिंग निकाले। तो यहाँ पर आप लोग को निकालने की, हम लोग को फर्म में जो है किस टाइप पे उसको खर्चा नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको थोड़ा टाइम पहले बताया था, ये जो है द फर्म से लेकर क्रेडिट सेल तक, ये आप लोग का इन हाउस मैनेजर डेप का है। और ये जो है द फैक्टर फैक्टर से लेकर एज रिजल्ट तक, ये आपका फैक्टरिंग सर्विस का है। तो ये जो हम लोग का सेविंग्स, ये सेविंग्स पार्ट है, दैट इज फर्म से लेकर क्रेडिट सेल तक सेविंग पास है।
और ये जो आपका फैक्टर से लेकर एस रिजर्व तक ये आपका कॉस्ट पार्ट है। अभी हम लोगों ने कॉस्ट पार्ट ले लिए, नाउ विल सी द सेम पार्ट। सेम पार्ट क्यों लेंगे? बिकॉज़ यहाँ पर जो है आप लोगों का ये फर्म का जो है इसमें ये वाले पार्ट में इसका सेविंग हो रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर जो इसको फैक्टर को कमीशन पे करना पड़ा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ा है और यहाँ पर उसको 10% रिजर्व 10 नॉट 10% रिजर्व उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कमीशन पे करना पड़ेगा, तो उसमें उसका खर्चा जाएगा। लेकिन फैक्टरिंग के तौर पर उसका कितना खर्चा उसमें बचेगा कंपनी का, तो कितना बचेगा? द फर्म जो है पूरे साल द फर्म स्पेंड्स रुपीज़ 2,20,000 पर ईयर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिट सेल। फर्म जो पूरा हर साल यानी कि 2,20,000 को उसको पेमेंट करता है, जो कुछ भी उसको स्टाफ को सैलरी देनी है या कुछ भी एसेट्स मेंटेन करना है, उसपे कितना 2,20,000 का अमाउंट वो पे करता है। फिर उसके फॉर्म एक चीज़ पहले बोली गई है, बैड डेब्ट्स अराउंड 1% क्रेडिट सेल। बैड डेब्ट्स कितना है? 1% क्रेडिट सेल, दैट इज़ 2 करोड़ पर उसको 1 लाख 1% का क्रेडिट सेल सॉरी 2% पर 1% सॉरी 2 लाख पर सॉरी 2 करोड़ पर 1% का उसको बैड डेब्ट्स हुआ है। यानी कि मतलब बैड डेब्ट्स मतलब क्या? जो डेटर से इसको अमाउंट मिला नहीं तो वो बैड डेब्ट्स यानी कि इसको लॉस हुआ। तो उसको देखना ये जो दोनों जो इसपे जो एक पे जो खर्चा हो रहा है और एक जो उसको अमाउंट नहीं मिला, तो इन दोनों के तौर पर जो उसका पूरा फैक्टरिंग का जितना खर्चा रहेगा, वो उसको बेनिफिशियल है या फिर नुकसानदेह उसको। सो विल एंटर दैट इज़ सेविंग्स पे क्या आएगा? एक बैड डेब्ट्स आएगा और एक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। वी विल एंटर दिस दैट इज़ सेविंग्स इन बैड डेब्ट्स कितना दिया क्वेश्चन में 1% दिया है। बैड डेब्ट्स अराउंड 1% ऑफ क्रेडिट से और क्रेडिट से कितना 2 करोड़। सो 2 करोड़ पर 1% निकालिए कितना आपको वैल्यू मिलेगी? आपको 2 लाख कुछ वैल्यू मिलेगी। वी विल एंटर दैट इज़ रुपीज़ 2 करोड़ इंटू 1% इंटू कितना 2 लाख आपको वैल्यू मिलेगी। यानी कि बैड डेब्ट्स कितना हुआ कंपनी को 2 लाख रुपीज़ का उसका बैड डेब्ट्स कंपनी के पास है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हम लोग क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हर साल कितना उसको एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रहता है 2,20,000 का उसको हर साल खर्चा होता रहेगा कंपनी को, जो कुछ भी इसको स्टाफ और सैलरी जो कुछ भी इसका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग 2,20,000 उसको खर्चा होता रहेगा। सो यहाँ पर कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितना आएगा? दैट इज़ 2,20,000 यहाँ पर ओनली आएगा बिकॉज़ ये पूरे साल का ही बोला गया है। तो क्या आएगा 2,20,000 अब इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज़ 2 लाख प्लस 2,20,000 कितना 4,20,000 यानी कि जो उसका पूरे साल का जो कितना 4,20,000 उसका अमाउंट खर्चा होगा बचेगा। उसको कितना 4,20,000 उसका खर्चा यहाँ पर इतना होगा पूरे साल 4,20,000 सेविंग्स करने पर जो कुछ भी उसका एक का जो लॉ बैड है उसको जो अमाउंट नहीं मिला उस पर और जो पूरे साल का जो एक्सपेंस होता रहता है कितना उसको मिलाकर 4,20,000 उसका अमाउंट पूरा खर्चा होगा पूरे साल में। और ये देख सकते हो नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट ये आपको निकालना जरूरी है। अगर आपने निकाला तो भी प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये खाली ओनली डिफरेंस है दैट इज कितना आएगा 7,20,000 माइनस 4,20,000 कितना 3 लाख आपको वैल्यू मिली। 7,20,000 माइनस 4,20,000 इक्वल्स टू कितना 3 लाख आपको वैल्यू मिली। लेकिन आपको निकालना जरूरी बिकॉज एज पर द फॉर्मेट फॉर कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग का हम लोग क्या निकालना जरूर कॉस्ट माइनस सेविंग्स इक्वल्स टू नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉस्ट ले लिए और सेविंग्स यहाँ पर लिए तो अब लोग कितनी वैल्यू मिली नेट इंक्रीमेंटल कॉस्ट इक्वल्स टू 3 लाख रुपीज यानी कि डिफरेंस कितना 3 लाख रुपीज का उसको डिफरेंस बचा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में यहाँ पर क्वेश्चन में मोटिव क्या हम लोग को निकालने का सजेस्ट whether the company should opt for in-house management डेप्थ और फैक्टरिंग सर्विस। ये जो हमने दो चीज निकाले दैट इज ये हमने निकाले एनुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग ये आपका फैक्टरिंग सर्विस का है और जो सेविंग्स इन बैड डेब्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये आपका इन हाउस मैनेजमेंट डेप्थ का है। अभी हम इन दोनों में से कंपेयर करना है कि कंपनी को कौन से ऑप्शन के लिए जाना चाहिए उसको फैक्टरिंग सर्विस के लिए जाना चाहिए या फिर इन हाउस मैनेजमेंट डेप्थ के लिए जाना चाहिए। अभी देख सकते हैं आपको इसमें जो खर्चा है किसमें ज्यादा है फैक्टरिंग में ज्यादा है पूरे साल कितना 7,20,000 को खर्चा आएगा जब भी वो फैक्ट्री रिसीवेबल को फैक्टर के पास देगा तो कितना 7,20,000 का खर्चा आएगा फर्म को। तो मतलब उसका खर्चा किसमें कम है 4,20,000 में खर्चा कम है तो ऑब्वियसली कंपनी को उसके लिए जाना चाहिए दैट इज इन हाउस मैनेजर डेप्थ के लिए जाना चाहिए। यहाँ पर जो फैक्टरी मेंशन किया है मतलब ये फैक्टरिंग सर्विस का और जो ये सेविंग्स वाला पार्ट है ये इन हाउस मैनेजर डेप्थ का है। तो कितना आएगा ये आप देख सकते हैं ये वाला वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। तो मतलब कंपनी को उसके लिए जाना चाहिए 4,20,000 दैट इज इन हाउस मैनेजर डेप्थ के लिए जाना चाहिए। ऑलवेज जो यहाँ पर मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ऑलवेज में भी आपको स्टेटमेंट लिखना जरूरी है बिकॉज यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यही मोटिव है कि आप लोग कंपनी को कौन से ऑप्शन जाना चाहिए तो इसलिए आप लोग का ये जो स्टेटमेंट आपका इसमें आपका 2 मार्क्स रहते हैं क्या क्या आएगा दैट इज सिंस कॉस्ट ऑफ फैक्टरी दैट इज 7,20,000 इज मोर देन कॉस्ट इन सेल एडमिनिस्ट्रेशन कितना है कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग कितना 7,20,000 है और जो है कॉस्ट सेल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इन हाउस मैनेज डेप्थ का कॉस्ट कितना 4,20,000 है। तो ये कौन सा वैल्यू ज्यादा है कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन हाउस मैनेज डेप्थ। तो क्या आएगा इट इज सजेस्टेड नॉट टू अवेल फैक्टरिंग सर्विस ये वाला ऑप्शन मेन जरूरी वाला सेंटेंस बहुत स्टेटमेंट बहुत मैंने रिकमेंड करता है कि कंपनी को यहाँ पर क्लियरली हम लोगों ने बता दिए कि कंपनी को यहाँ पर ये ऑप्शन के लिए नहीं जाना चाहिए। तो कंपनी को कौन से ऑप्शन जाना चाहिए सेकंड वन दैट इज इन हाउस मैनेजर डेप्थ के लिए जाना चाहिए। तो क्या आएगा इट इज सजेस्टेड द टू कंपनी टू ऑप्ट फॉर इन हाउस मैनेजर डेप्थ या फिर डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो इट इज सजेस्टेड नॉट टू अवेल फैक्टरिंग सर्विस ये भी आप लोग लिख सकते हो। आपको इस पर एक मार्क मिल जाएगा और ये जो हम लोग यहाँ पर इसका रीजन लिखे क्योंकि एक एक की वैल्यू ज्यादा है फैक्टरिंग की वैल्यू ज्यादा है और
जो सेकंड वाली पार्ट है दैट इज इन हाउस मैनेज डेट की वैल्यू जो है वो आपकी कम है, तो कंपनी को यहाँ पर पूरे साल जो है 4,20,000 खर्चा होगा, और इसका जो है पूरे साल कॉस्ट फैक्टरिंग के लिए 7,20,000 उसको खर्चा होगा, तो मतलब उसको इसमें ज्यादा खर्चा होगा एज कम्पेयर टू दिस वन। तो कंपनी को ये वाला ऑप्शन जाना चाहिए, दैट इज इन हाउस मैनेज डेट के लिए ऑप्शन के लिए जाना चाहिए फॉर बाइंग रिसीवर्स। ये आपका लास्ट सम था अप्रैल 2023 के क्वेश्चन पेपर का, बहुत ही आसान सम था, और ये हर साल आप लोगों को, हर साल एटी केटी का पेपर हो या फिर रेगुलर पेपर, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बी वाले पार्ट में या फिर क्वेश्चन नंबर 4 के सी वाले पार्ट के फॉर्म में आता है। इधर आप लोग को 7 मार्क्स के लिए अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, या आपको इसमें कंपनी कौन से मैंने ऑप्शन ऑप्शन देना चाहिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको 7 मार्क्स के लिए आएगा। अदरवाइज आप लोग पूछा जाएगा इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ अटेंडिंग टू द फॉर्म, हम लोग कैलकुलेट करना है, तो वो 15 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, तो क्योंकि वो थोड़ा सा अलग पार्ट है कैलकुलेशन का, उसका थोड़ा अलग पार्ट से कैलकुलेट करना है। हम लोग उसमें रिजर्व माइनस करना रहता है, कमीशन माइनस करना रहता है, फिर पूरे साल का सेम कमीशन निकालना रहता है, पूरे साल का इंटरेस्ट अमाउंट निकालना रहता है, उसके बेस पर वो 15 मार्क्स का आता है। ये समय ना कुछ लोग बहुत से लोग स्किप भी करते हैं। इसके ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए वाला आता है, जिसको लीजिंग वाले से रिलेटेड या फिर हायर परचेस वाले से कोई रिलेटेड कोई सम आता है, वो ऑप्ट करते हैं। लेकिन आप लोग अगर मालूम है आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग ये वाले क्वेश्चन के लिए जा सकते हो, बिकॉज ये भी आपका बहुत ही आसान सम है, इसलिए आपको ये मेथड से करोगे तो आप लोग को बहुत आसान भी लगेगा, और बहुत ही आप आसान से स्कोर हो जाएगा। इसमें कैसा है, रिसीवर्स माइनस रिसीवर्स पहले फाइंड आउट करना है, फिर रिजर्व लेना है। अगर आप लोग क्वेश्चन में कमीशन भी दिया गया है, तो आप लोग कमीशन अमाउंट निकालना है, सेम इस मेथड के थ्रू आप लोग कमीशन अमाउंट निकालना है। सेम जैसे रिजर्व के थ्रू उन्होंने कमीशन निकाले, सॉरी रिजर्व रिसीवर्स के थ्रू उन्होंने रिजर्व निकाले, सेम आपको रिसीवर्स के थ्रू आप लोग कमीशन अमाउंट निकालना रहेगा। फिर आप लोग का जो है एडवांस अमाउंट, रिजर्व और कमीशन और रिसीवर्स तीनों को माइनस करके आप लोग एडवांस अमाउंट निकालना है। फिर एडवांस के बेस अमाउंट के बेस पर हम लोग को इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना है। फिर हम लोग को सेम एडवांस को इंटरेस्ट से माइनस करके हम लोग को निकालना है कि फैक्टर को कितना एडवांस अमाउंट पे करना पड़ा कंपनी को फॉर बाइंग रिसीवर्स। फिर हम लोग उसके थ्रू कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग अमाउंट निकाल सकते हैं, फिर एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग, फिर हम लोग यहाँ पर उसके थ्रू हम बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल कंपनी के लिए, कौन से ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए फॉर बाइंग रिसीवर्स। अगर आप लोग को इस सम का कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज इस वीडियो कमेंट बॉक्स सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हो। मैं आपका डाउट भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में तो आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगी। ऑल्सो अगर आप लोग को कोई और सम का कोई सोल्यूशन चाहिए, फिर चाहे ऐसे से लाइबिलिटी जर्नल एंट्री हो, या फिर अगर आप लोग लीजिंग फाइनेंस का कोई टाइप का सम हो, या फिर आप लोग को एनईवी का, ईवीए का, एमबीए का आपको कोई सम हो, वैल्यू बिजनेस से कोई सम हो, मर्जर एक्विजिशन का, तो आप उसके रिक्वायरमेंट डाल सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर सम की वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी विथ सिंपल एंड डिटेल मीनिंग ऑफ दैट सम। थैंक यू।